स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं बोर मॉडल के जो इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। बोर मॉडल से हमें जो परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले होती है जो बोर ने जो स्टेशनरी ऑर्बिट बोला था। स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब क्या है? जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन रहने के बावजूद भी वो एनर्जी एमिट भी नहीं करते और एब्जॉर्ब भी नहीं करते, उसी जो ऑर्बिट होती है वो जो इलेक्ट्रॉन रहने के जो पाथ होती है उसके हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, बोर ने इसके स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम दिया था। तो ये जो स्टेशनरी, मान लीजिए ये है न्यूक्लियस है, ये क्या होगा? न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। इसमें न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन है। और ये है आउटर ऑर्बिटल, ये आउटर ऑर्बिटल हो गया, ये एक ऑर्बिटल हो गया। इसके बाद ये एक और एक ऑर्बिटल हो गया, इसके बाद क्या होगा? और एक ऑर्बिटल हो गया, इसके बाद और एक ऑर्बिटल हो गया। ये सब क्या होगा? ये सभी होगा स्टेशनरी ऑर्बिटल। ये जो स्टेशनरी ऑर्बिटल होते हैं इसके हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक होते हैं उसके हम 1 लिखते हैं, 1 है। इसके बाद 2 है, ये सेकेंड ऑर्बिटल है, थर्ड ऑर्बिटल, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ ऑर्बिटल हो गया। इन जनरल जो ये जो ऑर्बिटल है इसके हम एन के द्वारा डिनोट करते हैं। एन क्या होते हैं? एन इक्वल होती है 1 2 3 4 5, ऐसे ये इंटीजर होती है। और ये जो 1 2 3 4 है ये होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या हो गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हो गया। ये जो 1 2 3 4 5 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। ये हो गया बोर ऑर्बिट, ये हो गया। ये स्टेशनरी जो ये जो है जो ये सभी ये सारी क्या है? ये हो गया, ये सब सारी हो गया स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी क्या हो गया? ये स्टेशनरी ऑर्बिट। इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसके रहने के बावजूद भी ये एनर्जी एमिट भी नहीं करते और एब्जॉर्ब भी नहीं करते। तो इसके बाद देखो हम और क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखो अगले हम आते हैं, जो ये जो ऑर्बिट होगा ये तो सर्कुलर है, तो सर्कुलर होने के कारण क्या होगा? इसका एक रेडियस होगा। ये न्यूक्लियस इसके साथ इसके एक डिस्टेंस होगा, इसका मान लीजिए ये 1 है, इसके रेडियस क्या होगा? R1 होगा। ये यहाँ से क्या होगा? ये R2 होगा, इसका R2 होगा, इसका रेडियस क्या होगा? R3 होगा, इसका होगा R3 होगा और इसका क्या होगा? R4 होगा। ये हो गया R4। अर्थात क्या है? ये जो सर्कुलर ऑर्बिट के जो सेंट्रल से जो डिस्टेंस है उसी का हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस की एक फॉर्मूला होती है, देखो इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? R होती है n स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई m स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला है, आपको इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये n क्या है? n होती है ये जो क्वांटम नंबर होती है 1 2 3 4, ऐसे ये n होती है। और h क्या होता है? h होती है प्लैंक कांस्टेंट। और पाई तो जानते हैं, पाई 4 पाई एक कांस्टेंट होती है। और m होती है क्या? ये मास होती है, किसका मास? इलेक्ट्रॉन की जो मास है वो m होती है। और ये क्या है? वो इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है वो ये है। लेकिन आपको इतने सारे तो याद करने का जरूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए कि ये जो संख्या है, ये जो h स्क्वायर बाय 4 पाई m स्क्वायर, इसके हम A0 कहते हैं, ये कांस्टेंट होती है। तो मतलब क्या हो गया? ये R समान क्या हो गया? A0 इंटू n स्क्वायर। ये हो गया बोर ऑर्बिट के रेडियस हो गया A0 इंटू n स्क्वायर। आप यही याद रखिए, ये जो है ये R इक्वल टू A0 इंटू n स्क्वायर। और A0 एक कांस्टेंट है, इसके वैल्यू जो हाइड्रोजन एटम के लिए इसके वैल्यू होती है A0 इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर
पिकोमीटर होती है फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। इसके जो A0 के मान हो गया 52.9 पिकोमीटर। अर्थात क्या हुआ? देखो R इक्वल टू क्या हुआ? 52.9 इंटू n स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या है? n का वैल्यू जितने बढ़ेगा r के वैल्यू भी उतने बढ़ेगा। तो ये देखो डिस्टेंस क्या होगा? n जब n इक्वल टू 1 तो r इक्वल टू इतने दूर हो गया। तो जब n इक्वल टू 2 होगा ये क्या हो गया जाएगा 50। देखिए जब n इक्वल टू 1 तब r समान क्या होगा? r इक्वल टू होगा 52.9 इंटू 1 होगा। मतलब क्या है? ये जो होगा ये 52.9 ही होगा। 52.9 इतने क्या होगा? पिकोमीटर होगा। और जब n समान 2 होगा तो क्या होगा? r इक्वल टू हो जाएगा 52.9 इंटू 2 स्क्वायर। मतलब क्या है? 52.9 इंटू 4 हो गया। तो देखो इसके मतलब क्या होगा? ये जो फर्स्ट ये हो गया R2 हो गया और ये हो गया R1 हो गया। इसका मतलब क्या है? R1 का जो रेडियस है उसके R2 के रेडियस उससे 4 गुना ज़्यादा हो गया। ये 4 टाइम्स हो गया, 52 इंटू 4 हो गया और ये 52.9 है। तो इसका क्या है? जो R1 का ये जो R1 का जो वैल्यू है ये R2 इसके क्या है? R1 के 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। ऐसा R3 क्या होगा? R1 के 9 गुना ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ऐसे जितने n के वैल्यू बढ़ेगा ऐसे ही r का वैल्यू अर्थात क्या रेडियस इतने बढ़ते चलते जाएगा। तो ये हो गया बोर ऑर्बिट का रेडियस है। ये आप ये याद रखिए, इसका मैथ में आती है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं। तो आप ये याद रखिए, इसके आप याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। और एक है और r समान क्या है? A0 के वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो इसके बाद क्या निकलते हैं 52.9 इंटू n स्क्वायर। ये क्या है? ए फॉर हाइड्रोजन एटम। और दूसरे एटम होगा तो ये वैल्यू अलग हो जाएगा क्योंकि आप देख ही रही है ये जो m है और E है, E हाइड्रोजन के लिए कितना है? E1 है। तो इसके लिए वो वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए ये ऐसे है 52.9 n स्क्वायर। आप ये भी याद रखिए, ये भी आप याद रखिए, ये दोनों आपका याद रखना होगा, एग्जाम में पूछते हैं। बोर ऑर्बिट के रेडियस कितना है? 52.9 इंटू n स्क्वायर। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n के वैल्यू जितने बढ़ेगा r के वैल्यू भी ऐसे बढ़ते चलते जाएगा। आप एक बात ध्यान से याद रखिए, जो बोर मॉडल है वो मॉडल क्या है? वो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम मतलब क्या है? जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए बोर थ्योरी एप्लीकेबल होते हैं। जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है उसमें बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। ये बात याद रखना। ये जॉइंट में पूछे थे जो बोर थ्योरी किस स्ट्रक्चर में किस एटम में याद रखते हैं, उसमें ऑप्शन दिया होती है H2 होती है, लिथियम होती है, बेरिलियम होती है, ऐसे ऑप्शन दे देती है। उसमें आप याद रखिए वो जो है वो हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल होती है। तो देखो हाइड्रोजन लाइक सिस्टम मतलब क्या है? जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन होती है। तो देखिए लिथियम में कितना है? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होती है। तो लिथियम +2 जो कैटायन होती है उसमें क्या होते हैं? वो 1 इलेक्ट्रॉन होती है। तो लिथियम +2 के लिए भी ये बोर थ्योरी एप्लीकेबल होगा। और क्या है? देखिए बेरिलियम में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम +3 भी एप्लीकेबल होगा। ऐसे भी ये हो जाएगा, ऐसे ये एप्लीकेबल होते जाएगा। हीलियम के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, लेकिन He+ के लिए जो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन होती है, लेकिन हीलियम प्लस जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन हटने के बाद जो हीलियम की जो कैटायन बनती है उसमें बोर थ्योरी एप्लीकेबल होती है। लेकिन ओरिजिनल जो हीलियम है उसमें बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है।